गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल रोडसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि भाई अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या था, एक तो विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, इसके अलावा फिर हमने बात की थी प्रोटीन कुपोषण और कल बात की थी खनिज कुपोषण के बारे में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि जो पीने योग्य जल होता है, ठीक है, उसके गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं पीने योग्य पानी के गुण, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज है कि आज तक आपने ये चीज पढ़ते आए हो कि अपनी प्रकृति पर लगभग ऐसे मान के चलो 70% भाग पर जल है। अपनी पृथ्वी पर 70% भाग पर क्या है, वाटर है। उसमें से कुछ परसेंट भाग ही क्या है, पीने योग्य जल है। बाकी क्या होता है, समुद्री खारा पानी है, ठीक है, अर्थात उसको हम पीने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए वर्तमान समय में क्या है कि जल संरक्षण हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कई प्रकार की योजनाएं या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि क्या किया जाता है, किया जा सके, जल को बचाया जा सके, अर्थात पीने योग्य जल का उपयोग हेतु ही, मतलब पीने योग्य जल को उपयोग हेतु ही यूज लिया जाए, ठीक है ना। बाकी व्यर्थ में जल को न बहाया जाए, इसलिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की प्रयोग। इसके साथ ही आपने ये भी पढ़ा है कि जल क्या होता है, जीवन होता है। जल ही क्या है, जीवन। अपने शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, वो जलीय माध्यम में संपन्न होती है, ठीक है। अर्थात जल की उपस्थिति में क्या होता है कि शरीर के अंदर कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। इसके अलावा अपने शरीर का लगभग 70% भाग क्या होता है, वाटर है, ठीक है। अपने शरीर में भी 70% भाग क्या है, वाटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो पीने योग्य जल होता है उसके बारे में भी। पीने योग्य जल में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। देखो कि आप रोजाना जो जल उपयोग में रहते पीते हो पानी, ठीक है, तो एक साफ सुथरा और स्वच्छ जल होता है, उसी को पीने के उपयोग में लिया जाता है। बाकी जो गंदा होता है, ठीक है, मैला होता है, मिट्टी कंकड़ धूल आदि जिस जल में पाए जाते हैं उसको हम पीने के उपयोग में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि पीने योग्य जल कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि जल के अंदर आंखों से दिखाई देने वाली कचरा या फिर मतलब अपशिष्ट पदार्थ नहीं होने चाहिए। पहली बात है, जल में आंखों से दिखाई देने वाला कचरा या अपशिष्ट पदार्थ नहीं होना चाहिए। भाई पहली बात तो क्या है कि वाटर के अंदर क्या है कि जिनको हम आंखों से देख सके ऐसा कचरा नहीं होना चाहिए। जो स्पष्ट, मतलब पानी, एक गिलास के अंदर पानी लो और पानी के अंदर आपको कुछ भी, मतलब कंकड़ पत्थर, कुछ भी छोटे मोटे मतलब जीव आप उसको दिखाई दे रहे, ठीक है, तो आपकी पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है ना। और ये नहीं होंगे तो वो पीने योग्य होगा, ठीक है। इसके साथ ही जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। जल का पीएच भी क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जल में पर्याप्त घुलित ऑक्सीजन होनी चाहिए। जल के अंदर पर्याप्त घुलित क्या होनी चाहिए, O2 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे
इसके अलावा जल के अंदर हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल में हानिकारक नहीं होने चाहिए। भाई जल के अंदर क्या नहीं होने चाहिए? हानिकारक सूक्ष्म जीव भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं में क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है, अर्थात जल के द्वारा शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें डॉक्टर की सलाह के अनुसार है। अब इसके अलावा लास्ट पॉइंट बात करते हैं पीने के पानी की। जल में पर्याप्त व संतुलित मात्रा में और निश्चित अनुपात में क्या होनी चाहिए? खनिज तत्व होने चाहिए, भाई जो अपने शरीर के लिए लाभदायक हो। ऐसे खनिज तत्व उस जल के अंदर एक निश्चित अनुपात के अंदर होने चाहिए। तो ये 5 प्रकार के जल के, पीने योग्य जल के क्या है? गुण होते हैं। भाई पीने योग्य जल कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो कि अपने शरीर की जो समस्त उपापचय क्रिया, अपने शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। कौन से माध्यम में संपन्न होती है? जलीय माध्यम के अंदर अपने शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितने पीने चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी उसको रोजाना पीना चाहिए। देखो इतना पानी पीने से शरीर के जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो लगातार मतलब पानी पीने से शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। शरीर के जहरीले पदार्थ क्या होंगे? बाहर निकलते हैं या बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और शरीर क्या रहता है? रोग मुक्त रहता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी, शरीर चुस्त और ऊर्जा युक्त बना रहता है। भाई शरीर में पानी की पर्याप्त पूर्ति है तो शरीर कैसा रहेगा? चुस्त एवं ऊर्जावान, एनर्जेटिक रहेगा। शरीर कैसा रहेगा? एनर्जेटिक। अगर अपने शरीर में क्या है? पर्याप्त मात्रा में पानी है तो शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है, अर्थात थकान का एहसास नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी से शरीर में क्या होता है कि फाइबर्स की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और बीमारियां कम होने का खतरा रहती है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, ठीक है। ये बात भी लिख लो, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अनावश्यक चर्बी क्या है? वो नहीं होगी, जमा नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अलावा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है,
ठीक है ना। इसके अलावा किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका नहीं होती है, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता, आंतों की बीमारी नहीं होती है और यहाँ पे पथरी होने का खतरा भी कम रहता है, ठीक है। तो पर्याप्त पानी पीने वालों को सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत फायदे होते हैं रेगुलर पानी पीने से। इसके अलावा आपके लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, सर्दी जुकाम कम होती है, सर्दी जुकाम नहीं होती है। इसके अलावा आपके मतलब कई प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिलती है और पथरी होने का खतरा भी कम रहता है। पथरी होने का खतरा भी क्या रहता है, पथरी का खतरा कम होता है। ये तो बात हो गई पीने के पानी के गुण और पीने योग्य पानी मतलब नियमित मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है कि यहाँ पे दूषित जल अगर हम पीते हैं, ठीक है ना, तो हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में, अर्थात जो गंदा पानी होता है उसके पीने से क्या होता है। देखो दूषित जल यदि पीने का पानी दूषित होता है तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। और ये बीमारियां क्या होती है, ये बीमारियां किनसे होती है, पानी में रहने वाले जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण होती है, ठीक है ना। जैसे कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि, ठीक है। इनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां जो वायरल संक्रमण होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। और वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दूषित जल में रोग कारक सूक्ष्म जीव होने से कई बीमारियां हो जाती है, कई बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके कई प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, ठीक है ना, ये बीमारियां आपको हो सकती है। इसके अलावा दूषित जल से वायरल इन्फेक्शन, भाई अगर उसमें वायरस मौजूद है तो वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। और कई प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आपके वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, पीलिया, हेपेटाइटिस, कोलेरा, पीलिया, ये सारी बीमारियां वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है अगर आप दूषित पानी पीते हो तो, ठीक है ना। आगे की बात आती है कि देखो यहाँ पे एक राजस्थान में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा था जब बाला या नारू रोग बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, जो दूषित जल। तो राजस्थान में एक बात की जाती है, देखो राजस्थान में एक समय बाला यानी नारू रोग का संक्रमण अधिक था जो दूषित
जल सेवन से जो किससे हुआ था, दूषित जल सेवन से इस प्रकार का संक्रमण हुआ था। और इस बाला या नारू रोग था, ठीक है, इसका रोग जनक कौन था, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। और इसका रोग जनक कौन था, इसका रोग कारक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इसका क्या था, रोग कारक था, ठीक है ना। अब इसकी मादा थी, ठीक है, वो क्या करती है, अपने अंडे मानव के शरीर यानी मानव परपोषी शरीर के बाहर जल में देती थी, ठीक है। और ऐसे दूषित जल के उपयोग से ये रोग क्या होता है, दूसरे में फैल जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने नारू उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना चलाई थी, ठीक है, जिसके बाद इस रोग का खात्मा हुआ था। तो यहाँ पे सन 2000 में गवर्नमेंट ने क्या चलाई थी, एक नारू उन्मूलन स्कीम चलाई थी, जिसमें क्या हुआ था, इस नारू रोग का खात्मा हो गया था, अर्थात नारू रोग को पूर्णतया से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि इस रोग के बचाव के लिए क्या किया गया था, पानी को छान कर पीना, उबाल कर पीना, नदी तालाबों में इत्यादि में मतलब नहाना धोना बंद करना, समय समय पर सफाई करना तालाबों की, ठीक है, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। एक नारा है कि स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। ये बात याद रख लेना कि अगर पीने योग्य पानी अगर स्वच्छ है, ठीक है, तो आप 100% क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और पीने योग्य पानी क्या रहता है, दूषित रहता है, तो आप कई प्रकार की जो भयंकर बीमारियां होती है उनसे आप ग्रस्त हो सकते हो। तो आप हमेशा जो भी पीने योग्य पानी उपयोग में लेते हो उसको अच्छी तरीके से साफ रखना चाहिए, अर्थात देख करके उसको पीना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की दूषित या अपशिष्ट पदार्थ तो नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पानी के अंदर अगर मान कोई बीमार है तो उसको उबाल करके पानी पिलाना चाहिए, ताकि पानी के अंदर मौजूद जो सूक्ष्म जीव हो वो उबालने से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लेक्चर में आज हमने बात की है दूषित जल और जो आपके जो पीने योग्य पानी होता है उसके गुणों के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ के लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।